हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज स्वागत है आपका फिर दोबारा से एक नई वीडियो के अंदर में। आज हम क्या करने जा रहे हैं अपना सर माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए हम एक पेपर और लेके आए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, अभी हमने जो पीछे क्वेश्चन पेपर कर लिया था हमने, तो उसी कड़ी में एक नया क्वेश्चन पेपर है आपके सामने। इसमें भी देखते हैं कि आपके कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कौन कौन से आए हुए क्वेश्चंस हैं, और इस हिसाब से पता भी चल जाएगा आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी है। एक मिनट में बैकग्राउंड चेंज कर दूँ, आज थोड़ा सा अलग बैकग्राउंड में हम करते हैं। ओके ओके, ये हो गया हमारा बैकग्राउंड चेंज। ओके, और अभी हम करते हैं इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे कि हमको ज़्यादा बेटर दिख पाए। ओके ओके, तो ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं आपका। ओके, जो वैसे ही पेपर पुराना है आपका, आई थिंक ये भी लास्ट कौन से ईयर का पेपर है उसको हमको देखना पड़ेगा। अभी किसी भी साल का हो, बट आपके मैं क्या करूँगा, जो प्रेजेंट में सिलेबस है ना उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। जो प्रेजेंट में आपके सिलेबस में होगा वो क्वेश्चन करेंगे, जो सिलेबस में नहीं होगा उसको हम छोड़ देंगे। ये हमारे लिए बहुत सही हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अंडर विच फॉर्म ऑफ मार्केट अ फर्म इज प्राइस टेकर। प्राइस टेकर, भाई कौन सी ऐसी मार्केट होती है जहां पर फर्म क्या होती है, वो प्राइस टेकर होती है। ये आपका क्वेश्चन है। बेसिकली वो कौन सी मार्केट होती है सर, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होती है, फर्म प्राइस टेकर होती है। ओके यहाँ पर टेकर का मतलब क्या हो गया सर, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में जो भी प्राइस होता है उस प्राइस के ऊपर में जो एग्जिस्टिंग फर्म्स होती है वो चाहे जितना मर्जी सामान जो है वो बेच सकती है। ओके, क्योंकि प्राइस जो होता है ना परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, ये कहाँ डिटरमाइंड होता है सर, ये डिटरमाइंड होता है प्राइस प्राइस डिटरमाइन डिटरमाइन एट डिटरमाइन एट इंडस्ट्रियल लेवल। इंडस्ट्रियल लेवल, सर इंडस्ट्री पे जो होता है ना किसी भी कमोडिटी का प्राइस जो है वो डिटरमाइंड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, व्हेन इज गुड कंसिडर्ड एन इंफीरियर गुड्स। गुड्स को इंफीरियर कब कहा जाता है। देखिए सर, दो तरह के गुड्स होते हैं आपके, इनकी जो क्लास ऐसे कोई हार्डकोर डेफिनेशन नहीं होती है गुड्स की, बट फिर भी गुड्स के दो क्लासिफिकेशन बताई गई है आपकी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स उसमें। एक होते हैं आपके नॉर्मल गुड्स, और सर दूसरे होते हैं आपके इन्फीरियर गुड्स। ओके, इन्फीरियर गुड्स। तो सर इनकी क्लासिफिकेशन ऐसे कैसे हम क्लासिफाई करेंगे, कैसे बांटेंगे सर, कौन सा नॉर्मल गुड्स है कौन सा इन्फीरियर गुड्स है। तो सर नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं सर, वो गुड्स होंगे जिनका इनकम इफेक्ट इनकम इफेक्ट क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। इनका इनका इफेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, उसको नॉर्मल गुड्स कहेंगे। मतलब अगर आपकी इनकम अगर आपकी इनकम इंक्रीज कर रही है तो जो डिमांड है इनकी वो भी क्या होगी, वो इंक्रीज करेगी। वेरएस जो इन्फीरियर गुड्स होते हैं उनका इनकम इफेक्ट क्या होगा, इनकम इफेक्ट क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। इनका इफेक्ट क्या होगा, इसका नेगेटिव होगा। सर इसका मीनिंग क्या होता है, नेगेटिव होगा। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज हो रही है तो जो डिमांड होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ऐसे गुड्स को हम क्या बोलते हैं, इन्फीरियर गुड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं मिल्क का। सो सर फुल क्रीम का जो मिल्क होता है वो क्या हो जाएगा आपका, फुल क्रीम मिल्क। मिल्क हो जाएगा कौन सा सर, फुल क्रीम जो मिल्क होगा वो एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, नॉर्मल गुड्स का। क्योंकि जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा फुल क्रीम मिल्क पियेंगे। और जब टोंड मिल्क होता है बेसिकली, वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा इन्फीरियर गुड्स का। तो जब हमारी इनकम ज़्यादा होती है तो हम क्या करेंगे, टोंड को कम पीते हैं। या फिर बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देंगे, ठेले का बर्गर और मैगडी का बर्गर। जब हमारे पास पैसा ज़्यादा होगा तो मैगडी का बर्गर खाएंगे, और जब पैसा कम होगा तो भाई हमारे गली में जो बर्गर है ना उससे भी काम चल जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं इसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर में। थोड़ा जूम कर लेते हैं इस पर। ओके, क्या है आपका सर, प्रोडक्शन फंक्शन को डिफाइन करना है। प्रोडक्शन फंक्शन, और क्वेश्चन नंबर थर्ड भी तो होना चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, और थर्ड क्वेश्चन कहाँ है भाई इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 तो ये हो गया आपका, थर्ड क्वेश्चन यहीं कहीं होगा, शायद से मिसिंग है कहीं पर। एक मिनट को हम इसको जूम आउट करके देखते हैं। ओके, जूम आउट कर तो लिया हमने, लेकिन क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है हमको, हाँ ये रहा। ओके, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। जूम करके देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहाँ है हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉरी। थोड़ा सा जूम इसको हम कम कर देते हैं। ओके, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ओके, एक मिनट। ओके,
चलो थोड़ा सा जूम कम करके ही देखते हैं इसका क्वेश्चन, फिर अभी जब हो जाएगा तो हम उसको बढ़ा देंगे। ओके, सो क्या बोलते हैं, एवरेज रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू इक्वल्स टू ए आर, ए आर इक्वल्स टू व्हाट, ए आर किसके बराबर होता है। सर मैं आपको एक केस दिखाता हूँ, देखो आपको मैं करके दिखाता हूँ ए आर किसके बराबर होगा, इसको मैं रफ कर देता हूँ और फिर प्रॉपर आपको ए आर करके दिखाता हूँ। ओके सर, वैसे तो ए आर आपका किसके, प्राइस के इक्वल होता है। ए आर आपके क्या होता है आपका, टोटल रिवेन्यू डिवाइड बाय द क्वांटिटी प्रोड्यूस, बिल्कुल टोटल रिवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस, और ए और बी। ओके, इसका आंसर सी हो जाएगा, दोनों करेक्ट हैं आपके इसका आंसर। देखिए कैसे सर, यहाँ लेते हैं क्वांटिटी, 1 2 3, ओके 3 3 4 5, कंफाइन रखते हैं 5 तक। और लेट सपोज प्राइस ले लेते हैं हम 10 10 10 10 एंड 10। देखिए अभी टी आर निकालते हैं। सर टी आर का फॉर्मूला क्या होता है, टी आर होता है पी इंटू पे क्यू। ओके, तो ये हो जाएगा 10 20 20 30 40 एंड फिर क्या हो जाएगा आपका 50। उसके बाद हम निकालते हैं ए आर। सर ए आर कैसे निकलता है, सर ए आर निकलता है आपका टी आर डिवाइडेड बाय क्यू। देखिए यही तो बोल रहा था आपका सर, टोटल रिवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका सर, ये हो जाएगा 10, ओके ओके 10 एंड 20, सॉरी 20, हाँ 10 और 10 10 एंड 10। देखिए सर ए आर क्या होता है आपका, ए आर इक्वल्स टू ये भी हो जाता है, और प्राइस हम कह सकते हैं हमारा ये सी ऑप्शन करेक्ट है। अभी हम आते हैं इसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आपका। ओके सर, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। देखिए जो ये फंक्शन लिखा होता है ना सर, ये कभी भी किसी क्वेश्चन में दिख जाए तो फंक्शन हमेशा किसको शो करता है, फंक्शन हमेशा रिलेशनशिप को शो करता है। कभी भी क्वेश्चन में अगर फंक्शन दिख जाए आपको लिखा हुआ, सर बहुत तरह के फंक्शन होते हैं। सर डिमांड फंक्शन होता है, डिमांड फंक्शन होता है, सर सेविंग फंक्शन होता है। ओके, ये सेविंग फंक्शन 12th में आएगा वैसे तो। सर कॉस्ट फंक्शन होता है, सर रेवेन्यू फंक्शन होता है। ओके, और प्रोडक्शन फंक्शन तो हमारा दे ही रखा है, प्रोडक्शन फंक्शन होता है। तो ये बहुत सारे फंक्शंस जो होते हैं आपको वो देते हैं आपके। तो बेसिकली प्रोडक्शन ना, ओके तो जब भी ये फंक्शन बोलता है ना, तो ये किसको शो करता है सर, ये रिलेशन को शो करता है। अब दो चीजें होंगी सर, प्रोडक्शन फंक्शन क्या हो जाएगा, इट शोज, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ये आपका प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन एल एंड के बीच में रिलेशन को शो करता है। क्या हो जाएगा आपका, इट शोज, क्या होता है इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, फोर्थ का आंसर हो जाएगा, शोज फंक्शनल रिलेशनशिप, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। इनपुट और आउटपुट का क्या रिलेशन होता है, उसी को शो किया जाता है किसके द्वारा, प्रोडक्शन फंक्शन के द्वारा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सर अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट फर्म फेस कांस्टेंट प्राइस, कांस्टेंट एवरेज रेवेन्यू, कांस्टेंट मार्जिन रेवेन्यू। ओके, इसका डी हो जाएगा आपका। जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है ना, उसके अंदर क्या होता है सर, प्राइस भी कांस्टेंट होता है। और जब प्राइस कांस्टेंट, अभी हमने पीछे देखा था ना, हमने डायग्राम बनाया था हमने ऊपर, तो जब कांस्टेंट प्राइस होता है तो एवरेज रेवेन्यू भी कांस्टेंट होगी। और क्या होता है, क्योंकि प्राइस सेम होता है तो एमआरपी क्या होगा आपका, सेम ही होगा। ओके, तो इसका क्या होता है वो डी हो गया। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास में सर, ये रहा क्वेश्चन। सर पॉजिटिव इकोनॉमी एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी में क्या बनाना है आपको, एग्जाम्पल के साथ डिफरेंस बताना है। देखिए क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है क्वेश्चन, तो इसको हम मार्क कर लेंगे। पॉजिटिव इकोनॉमी क्या होती है, नॉर्मेटिव इकोनॉमी क्या होती है। देखिए सर, जब हम बात करते हैं ना पॉजिटिव इकोनॉमी की, तो पॉजिटिव इकोनॉमी का मतलब होता है कि क्या एक्चुअल में है, यानी कि ये बताता है आपका व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट शुड बी, और ये बताता है आपका व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, ये उसकी बात करता था। ये बात करता है फैक्ट्स की, जो पॉजिटिव इकोनॉमी होता है वो फैक्ट्स की बात करता है। बट ये क्या करता है, ये फैक्ट्स की बातें नहीं करता। अगर हम ये आइडियल सिचुएशन की बात करता है, ओके यहाँ पर हम फैक्ट्स की बात करेंगे तो वैल्यू जजमेंट पॉसिबल नहीं होता। मैं चलो यहाँ पर आपके लिए डिफरेंस कर देता हूँ मैं। पॉजिटिव
एंड नॉर्मेटिव। सर ये जो होता है ना, ये बताता है व्हाट इज, क्या है, व्हाट वाज, क्या था, एंड व्हाट वाज एंड व्हाट शुड, व्हाट विल बी, क्या होगा, व्हाट विल बी। ठीक है, और ये बताता है व्हाट ऑट टू बी, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, ये उसकी बात करता है। ठीक है, इसका मतलब ये बात करता है किसकी, आइडियल सिचुएशन की, ये आइडियल की बात करता है। बट ये बात करता है रियलिटी की, रियलिटी की, कि रियलिटी में है क्या। दैट मीन्स ये फैक्ट्स की बात करता है। ठीक है, ये आइडियल सिचुएशन की बात करता है। यहां पर आप ना, इधर वैल्यू जजमेंट पॉसिबल होता है, वैल्यू जजमेंट पॉसिबल होता है, बट इस वाले केस में नॉट पॉसिबल। ये क्या होता है आपका, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। आप वैल्यू जजमेंट जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेसिकली पॉजिटिव नॉर्मेटिव में यही मेजर डिफरेंस होता है। अभी आते हैं हम किसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर आते हैं। वाई डज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखिए, जो पीपीसी कर्व होता है, पीपीसी कर्व की बात करें तो पीपीसी कर्व का जो स्लोप है वो क्या होता है आपका। सर स्लोप जो होता है ना, देखिए पीपीसी कर्व ऐसा होता है ना, कुछ इस तरह का होता है पीपीसी कर्व। तो इसका स्लोप जो होता है, देखिए नीचे की ओर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। इसका रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न होता है आपका एम आर टी। इसका रीज़न क्या होता है, एम आर टी स्लैश एम ओ सी। दोनों ही हम कह सकते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। दैट मीन्स हम एक एडिशनल चीज़ को गेन करने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए कितनी यूनिट को सेक्रीफाइस करते हैं। क्योंकि देखियो हमारे पास, हमारी इकोनॉमी में क्या होता है, हमारी इकोनॉमी में ना, इकोनॉमी में रिसोर्सेज तो कांस्टेंट होते हैं। तो कांस्टेंट रिसोर्सेज से अगर आपको दोनों चीज़ों का प्रोडक्शन करना चाहते हो तो हमको एक का प्रोडक्शन कम करेंगे, तभी हम दूसरे का प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि रिसोर्सेज क्या होते हैं आपके, वो सीमित होते हैं, लिमिटेड होते हैं आपके। तो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आप प्रोडक्शन एक कमोडिटी का तभी इंक्रीज कर सकते हो जब आप दूसरी कमोडिटी का प्रोडक्शन क्या करोगे, रिड्यूस करोगे। इस वजह से इसका स्लोप क्या होता है, वो डाउनवर्ड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका रीजन, मेन रीजन क्या हो गया आपका, एमआरटी और एमओसी की वजह से इसका कर्व कैसा होता है, वो नीचे की ओर होता है। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं हम। अच्छा, इसकी एक प्रॉपर्टी और होती है, ये तो चलो ये हो गया। दूसरा होता है, ये क्या होता है आपका, सेकंड प्रॉपर्टी होती है इसकी, पीपीसी क्या होता है, कॉनकेव होता है, कॉनकेव टूवर्ड्स दी ओरिजिन। कॉनकेव, इसका रीजन क्या होता है सर, इसका रीजन होता है आपका, इसका रीजन होता है आपका इंक्रीजिंग एमआरएस, एमआरटी। दैट मीन्स हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट को क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते जाते हैं। ओके, तो इसकी इंक्रीजिंग एमआरटी की वजह से आपका क्या होता है, ये क्या होता है आपका, कॉनकेव शेप होता है। यानी कि जो हमने ये शेप बनाई है ना, इसको हम क्या कहते हैं, कॉनकेव शेप होता है। इसका रीजन क्या होता है, इंक्रीजिंग एमआरटी। चलिए, तो 7th क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया है। अभी हम क्या देखते हैं, अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स फॉल बाय 50%, इट्स डिमांड राइज बाय 60%, इट्स प्राइस इलास्टिसिटी। अरे कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए मैं इसका एक नेक्स्ट पेज लेके, एक फ्रेश पेज लेके, देखिए ईडी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो सर यहाँ पर बोल क्या रहा है, एक बार क्वेश्चन देखते हैं हम। क्या बोल रहा है सर, ये बोल रहा है आपका 50% प्राइस फॉल हुआ है। ओके, तो ये कहता है आपका सर प्राइस जो है ना वो 60% कम हुआ है। देखो 60% कम हुआ है तो हम 50%, 60%, आई थिंक 50% था ये। 50% प्राइस कम होने की वजह से डिमांड आपकी 60% क्या हो गई, वो इंक्रीज कर गई। ओके, तो परसेंटेज से परसेंटेज होकर जाएगा तो ये हो जाएगा 6/5। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 1 माइनस 1.25। ओके, ये आपका आता है ईडी। ओके, तो कैलकुलेट प्राइस लास्ट डिमांड तो हमने निकाल लिया। तो बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन ये। एक्सप्लेन 2 कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई। देखिए इसको भी मैं बहुत डिटेल में आपको डिस्कस करता हूँ। इसके लिए भी हम एक फ्रेश पेज ले लेते हैं। ओके, फ्रेश पेज लेते हैं। देखो अभी हम यहाँ पर, मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ पूरा पूरा। ये जो चेंज वाला कंसेप्ट है इसको पूरा समझा देता हूँ आपको मैं। देखिए
यहाँ पे बात करते हैं सप्लाई। अब सप्लाई को दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। अगर हम चेंजेस की बात करें तो दो तरह के हो गए आपके। सर एक चेंज होता है ड्यू टू, एक होता है आपका ये होता है आपका ड्यू टू चेंज इन प्राइस, जब प्राइस में चेंज होने की वजह से होगा, या फिर ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं चेंज इन सप्लाई और इसको कह सकते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ओके, तो अब जो प्राइस में चेंज हो रहा है ना, उसकी वजह से दो इफेक्ट देखने को मिलते हैं सर। या तो सप्लाई की एक्सपेंड होगी, या तो उसको एक्सपेंशन कह सकते हैं सर, या फिर हम कंट्रैक्शन कह सकते हैं, कंट्रैक्शन। ओके सर, सेम इसमें भी क्या होता है, ड्यू टू अदर फैक्टर्स, इसमें भी दो चीज़ें हो सकती हैं सर आपका। सर या तो आपका होगा किसका, इंक्रीज इन सप्लाई होगा, या फिर डिक्रीज इन सप्लाई होगा। ओके देखिए इसमें क्या होता है, एक्सपेंशन क्या होता है आपका सर, ये कब होता है, जब प्राइस आपका इंक्रीज करेगा तो सप्लाई भी आपकी इंक्रीज करेगी। एंड कंट्रैक्शन कब होगा सर, जब प्राइस कम होगा और सप्लाई भी कम हो जाएगी। ठीक है, ये इंक्रीज डिक्रीज कब होता है सर, इसका रीजन क्या हो सकता है, देखिए इंक्रीज कब होगा, हो सकता है प्राइस डिक्लाइन ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो रिलेटेड गुड्स है उसका प्राइस क्या हो जाए, अगर कम हो जाए। मान लो कि अगर हम बात करते हैं आलू और टमाटर की, आलू और प्याज ये ज़्यादा बेटर रहता है। अगर प्याज सस्ता हो गया तो भाई प्याज को बेचेगा कौन, कोई नहीं बेचेगा ना, तो आलू की सप्लाई क्या हो जाएगी, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। एक तो ये पॉइंट हो सकता है। दूसरा, इंप्रूव इन टेक्नोलॉजी, इंप्रूव इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी सर आपकी टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो गई तो सर सेम कॉस्ट में आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो, ये भी हो सकता है आपका। सर और क्या सकता है सर, रिडक्शन, रिड्यूस फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर प्राइस, फैक्टर रिड्यूस फैक्टर प्राइस। फैक्टर प्राइस क्या हो गया आपके, वो कम हो गए, जैसे आपकी वेजेस वगैरह क्या हो गई, वो अगर कम हो जाएगी तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, आप सेम प्राइस के ऊपर ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो। सर और कैसे हो सकता है, और क्या रीज़न हो सकते हैं आपके, फेवरेबल चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, फेवरेबल चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज। सर गवर्नमेंट की पॉलिसीज में कोई ऐसा चेंज आया जो हमारे लिए फायदेमंद था, हो सकता है कि सरकार ने टैक्सेस को कम कर दिया, सब्सिडीज को इंक्रीज कर दिया, है ना, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा आपका, इसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। सर ये हो सकता है पॉइंट। और क्या हो सकता है सर, और क्या हो सकता है, टेक्नोलॉजी हो गया, फैक्टर प्राइस हो गया आपका। ओके, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन सर ये भी तो हो सकता है कि हो सकता है कोई चीज़ फ्यूचर में जो है वो महंगी होने वाली हो, नहीं फ्यूचर में कोई चीज़ सस्ती होने वाली है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस, इन प्राइस। सर फ्यूचर में कोई चीज़ अगर सस्ती होने वाली होगी ना, तो आज क्या कर दोगे उसको, आप आज उसको ज़्यादा बेचना शुरू कर दोगे। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, जब इसको आप रिवर्स कर, इन सभी फैक्टर्स को जब आप रिवर्स कर दोगे, रिवर्स, तो क्या हो जाएगा आपका, रिवर्स, रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसका कर्व देख लेते हैं। सर इसका कर्व बनता है आपका, देखिए इसका कर्व सेम ही रहता है आपका, अपवर्ड, इसका कर्व तो सेम ही रहेगा आपका। ठीक है, और इस भी सेम कर्व रहता है आपका। ओके, इस कर्व सेम ही रहता है आपका। देखिए प्राइस कम हो गया तो डिमांड। अब इस वाले केस में क्या होता है, देखिए इसका मैं इसमें क्या हो जाएगा, देखिए सर सप्लाई कर्व ये होता है। सर प्राइस तो सेम ही रहा लेकिन फिर भी सप्लाई बढ़ गई, तो देखिए ये होता है इंक्रीज इन सप्लाई। और सर डिक्रीज इन सप्लाई में क्या हो जाएगा सर, सेम ही तरीके से रहेगा आपका। तो ये हो जाएगा कर्व ऐसे, ये हो जाएगा ये, तो देखिए डिक्रीज, आपका क्या, प्राइस तो सेम ही रहा लेकिन आपका कर्व क्या हो गया, वो इधर शिफ्ट कर गया। तो ये पूरा कंसेप्ट था आपका, सप्लाई में जो चेंजेस होते थे उसको हमने कर लिया है। ओके सो हमने क्या कर लिया सर, ये वाला क्वेश्चन भी हमने, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 10th है ना, चलो नेक्स्ट में क्या बोलता है आपका। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। ओके सो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ओके तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर ले क्या, ऊपर नीचे नहीं, इसको हम, ठीक है इसको हमको ऐसे ही करना पड़ेगा। ओके
ओके देखिए ये अच्छा तरीका था, ये हमको मिल गया। ओके क्या कहता है सर, आइडेंटिफाई द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट यूजिंग मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रिवेन्यू मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए अब तक हमने जो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आ रखा था, और यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ये कौन सा क्वेश्चन है सर? ये जो क्वेश्चन है आपका, ये है आपका प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम से। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर्स, ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में देखिए आ रखा है। और हमने 2 बार डिस्कस किया, 2 क्वेश्चन पेपर, दोनों क्वेश्चन पेपर हमको ये क्वेश्चन जो है वो मिल गया है। इसकी कंडीशन की अगर हम बात करें तो क्या होती है सर, एम आर इक्वल्स टू एम सी, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होनी चाहिए, और दूसरा मार्जिनल रेवेन्यू से ज़्यादा होनी चाहिए मार्जिनल कॉस्ट। एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर आपकी कॉस्ट इंक्रीज करना शुरू हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को हम प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का पॉइंट बोलते हैं। तो देखिए क्या कहता है सर ये, तो ओके, तो हमको सब कुछ तो देखा है, मार्जिनल कॉस्ट देखा है, तो हमको क्या चाहिए सर, हमको एम आर चाहिए। ठीक है, एम आर चाहिए। तो एम आर कैसे निकलेगा सर? एम आर निकलता है टी आर से। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम टी आर निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर एम आर निकालेंगे। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, टी आर, टोटल रेवेन्यू निकाल लेते हैं सर। ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50। और सर टी आर से हम क्या निकाल लेंगे, टी आर से हम निकाल लेते हैं एम आर। तो ये हो जाएगा देखिए 10 पे 10 रहेगा, इधर से हो गया तो 10, 10, 10 और ये 10। ओके ओके, अब देखिए सर मार्जिनल कॉस्ट और ये कहाँ पर पॉइंट आ रही है सर? पहला पॉइंट है आपका, देखिए फर्स्ट पॉइंट पे दिख रहा है आपको बराबर है। ओके, और फिर आपका इस वाले पॉइंट पे भी इक्वल आ रहा है। यानी कि 2 पॉइंट है हमारे, एक पॉइंट है 1 पे और दूसरा है आपका 4 पे। तो सर इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा सर? इक्विलिब्रियम हो रहा है इस वाले पॉइंट पे, यानी कि ये जो 4th नंबर पे दिख रहा है यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी दोनों कंडीशन क्या हो रही है, वो सेटिस्फाई हो रही है। क्योंकि इस पॉइंट के बाद आपके देखिए कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो गई है, 10 से बढ़ के 12 हो गई है। तो दोनों कंडीशन क्या हो रही है हमारे यहाँ पर, सेटिस्फाई हो रही है। ओके, सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ओके सर क्या कहते, आइडेंटिफाई द 3 फेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता है जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा हो, इतना इंपॉर्टेंट होता है। 3 फेजेस बेसिकली कहता क्या है ये, जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है ना, वो क्या कहता है सर? ये कहता है कि एज वी प्रोड्यूस मोर एंड मोर, देखो व्हेन वी प्रोड्यूस मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी, इसके बाद डेफिनेशन लिखता हूँ, व्हेन वी प्रोड्यूस more and more unit of commodity by keeping one factor constant initially TP increase at increasing rate स्टार्टिंग में आपका टीपी क्या होता है, वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करता है, इंक्रीजिंग रेट। आफ्टर दैट डिक्रीजिंग रेट एट डिक्रीजिंग रेट एंड रीच their maximum point. after that start fall। ये होता है आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। देखिए अभी इसमें कह सकते ये समझ में आया, इसीलिए हम क्या करते हैं, एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट निकालते हैं। देखिए फर्स्ट पे इतना, फिर ये हो जाएगा आपका 6, फिर हो जाएगा 4 के हो जाएगा 2 के बाद हो जाएगा आपका -2। देखिए अब 3 फेजेस की बात करें इसमें सर, एक फेज तो ये हो गया, देखो टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, देखिए 5 से बढ़ के 6 हो गया। और सेकंड स्टेज आपकी ये हो जाएगी सर, अभी देखिए टीपी 5 से 17 हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना, बट डिक्रीजिंग रेट से। एंड ये हो जाएगी आपकी थर्ड स्टेज। तो ये हो जाएगी फर्स्ट स्टेज, ये हो जाएगी आपकी सेकंड स्टेज, एंड दिस इज योर थर्ड स्टेज। तो यही आपको दिखाना होता है। इसको अगर हम कर्व में दिखाएंगे ना, देखिए कर्व कुछ इस तरह का होता है,
ये हो जाएगा टीपी एंड ओके। ओके, यहाँ से हम करते हैं ये हमारा ओके, तो ये हमारा एमपी, उसके बाद फिर ये स्टार्ट करना शुरू कर जाता है, फॉल कर जाता है। देखिए, तो ये हो जाएगा आपकी पहली स्टेज यहाँ तक, फिर उसके बाद आती है दूसरी स्टेज, और उसके बाद फिर नीचे करना शुरू हो जाता है आपका। ठीक है, तो इस तरह से कुछ कर बनता है आपका, तो ये आपका हो जाएगा। चलिए अभी हम आते हैं इसके ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके तो सर ये क्वेश्चन हम करते, बट हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। बट ओलिगोपोली है, आई थिंक किसी एक बच्चे के स्कूल में क्वेश्चन आ रहा है, तो उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। तो बाकी गवर्नमेंट स्कूल के एग्जाम में तो नहीं आ रहा, बट प्राइवेट स्कूल के एग्जाम में जो है वो आई थिंक एक स्टूडेंट है जिसके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर भी समझा देता हूँ क्वेश्चन में बोल क्या रहा है आपका। वट डिफरेंस does it make to the market when we say that firm are interdependent in oligopoly? Explain. सर देखिए इसमें क्या होता है ना, इंटरडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, ओलिगोपोली मार्केट क्या होती है सर? ओलिगोपोली मार्केट वो होती है जहाँ पर फ्यू सेलर्स होते हैं एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। क्या होते हैं इसमें सर? फ्यू सेलर्स होते हैं आपके। फ्यू सेलर्स का मतलब बहुत ही कम सेलर होते हैं इसके अंदर में, और इनकी कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट वगैरह और बाकी सभी चीज़ें, बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करते हैं ये लोग। ठीक है, तो इसमें क्या करता है, एक भी फर्म का डिसीजन जो होता है ना, वो दूसरे फर्म को बहुत ज़्यादा क्या करता है, वो अफेक्ट करता है। ठीक है, जैसे क्योंकि अब कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, अब किसी भी फर्म ने अगर प्राइस को थोड़ा भी अगर फ्लैक्चुएट किया अपना, तो उसकी वजह से बाकी सभी फर्म के ऊपर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं ओलिगोपोली मार्केट के अंदर फर्म्स क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट होती हैं, इंडिपेंडेंट नहीं, इंटरडिपेंडेंट होती है, क्योंकि एक फर्म का डिसीजन दूसरी फर्म को भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो बस यही इसमें बोला हुआ है। ठीक है, अभी हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर में। चलिए, अच्छा आपको वीडियो तो समझ में आ ही होगी, है ना। हम बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से धीरे धीरे इस वीडियो को हम कवर करते जा रहे हैं। बाकी और भी प्लान्स हैं मेरे, और भी वीडियोस में हम इसको बनाएंगे। बाकी अगर आपको मुझसे मिलना है, या फिर मैं जहाँ क्लास लेता हूँ, वर्मा ट्यूटोरियल्स हैं, और यहाँ पर आपका दुर्गा पार्क के अंदर में हमारे पालम में यहाँ पर क्लास लेता हूँ। उसके अलावा स्टडी बूस्टर इंस्टीट्यूट है, ओके, तो ये भी है अपना कैलाशपुर में, यहाँ पर भी मेरी क्लास होती है। अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं, अगर आप कोचिंग में देखना चाहते हैं आके, तो फिर यहाँ पर आप आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ओके सर, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्वेश्चन को। ओके, थोड़ा सा और बड़ा करके इसको। ओके सो, ओ भाई साहब, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पता नहीं क्या लिखा हुआ है, देखते हैं पढ़ के एक बार। इट इज एक्सपेक्टेड, ओके सो एक बार पेन चेंज कर लें। इट इज एक्सपेक्टेड दैट replacement of all existing taxes on goods X by proposed a single GST will bring down overall tax on goods X substantially. Okay, explain it effects, likely chain effect on the price and the quantity of goods X. ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका चैप्टर जो लास्ट का चैप्टर है आपका मैं करूँगा, वहाँ से आया हुआ है। बेसिकली ये चैप्टर टॉपिक भी कौन सा है आपका सर? ये टॉपिक है आपका बेसिकली ये कहता है आपका चेन इफेक्ट बताता है ना आपको। देखिए चेन इफेक्ट मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ये कहता है कि देखो बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे कि आपको वैट देना है, उसके अलावा आपको, है ना, उसके अलावा आपको एक्साइज ड्यूटी देनी है, उसके अलावा कस्टम ड्यूटी, बहुत सारे टैक्स होते थे, सो एंड सो फोर्थ। अब इन्हीं सभी टैक्सेस को क्या किया सरकार ने, रिमूव कर दिया, और इसकी जगह पर एक सिंगल टैक्स लिया है जिसको कहते हैं जीएसटी। सर जीएसटी लाने की वजह से, जीएसटी लाए तो इसकी वजह से टैक्स क्या हो गया आपका, टैक्स आपका कम हो गया। सर टैक्स कम होने की वजह से आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने की वजह से जो सप्लाई होती है वो क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। सप्लाई क्या हो जाएगी आपकी, वो नहीं, सप्लाई आपकी इंक्रीज कर जाएगी। क्यों? क्योंकि आप सेम कॉस्ट पे आप ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो कर पाओगे। ओके, तो अभी हम देखते हैं इसका। ओके ओके, ओवरऑल टैक्स ऑन गुड्स एक्स सब्सटेंशियली एक्सपीरियंस लाइकली चेन इफेक्ट। ओके, तो जब अब कॉस्ट कम हो गई तो इससे आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी। और देखिए अब इसका कर्व हम देखो क्या कर सकते हैं हम। ओके, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था। ओके, अभी हमारा इक्विलिब्रियम था। ओके, ये ई पॉइंट था, दिस इज अ सप्लाई कर्व एंड दिस इज अ डिमांड कर्व। ओके, डाउनवर्ड स्लोप है। अभी कहता है देखिए कॉस्ट कम होने की वजह से सप्लाई आपकी क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा आपका, राइट वर्ड शिफ्ट कर जाएगा। ओके, तो ये S1 सप्लाई कर्व हो गया। देखिए अब ये हो गया हमारा पॉइंट। अब इसके ऊपर, इस करस्पॉन्डिंग डिमांड के ऊपर देखिए, ये इतना हो रहा था ना, अब
देखिए यहाँ से हम क्या कर देते हैं, ये पॉइंट हो गया आपका नीचे की तरफ को। तो इस पी प्राइस के ऊपर हमारी कितनी डिमांड थी सर, इतनी डिमांड थी। वैसे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था, ओके, इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये हो गया। तो करस्पॉन्डिंग डिमांड के ऊपर में हमारी कितनी डिमांड हो रही है सर, ओके, इतनी सप्लाई होना शुरू हो गई थी। बट इसमें होगा क्या सर, इतनी सप्लाई ऐसे में क्या हो जाएगा, Q1 हो गया, बट इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका चेंज होकर यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा आपका। देखो सप्लाई इतनी हो रही थी ना, इतनी सप्लाई हो रही थी, इसकी वजह से हो क्या रहा था सर, एक्सेस सप्लाई आपकी हो गई थी। इतना क्या हो गया था सर, एक्सेस सप्लाई हो गई थी, क्योंकि डिमांड तो हमारी थी नहीं उतनी, तो ये हमारी एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन हो गई थी, एक्सेस सप्लाई हो गया था। तो एक्सेस सप्लाई की वजह से होगा क्या, देखिए अब मार्केट मैकेनिज्म काम करेगा सर। तो देखो ये पॉइंट है, यहाँ से आपका पॉइंट, इसको हमने E1 नाम दिया था, इसको हमने E2 नाम दे दिया, ओके। अब E से क्या होगा, E2 से इकोनॉमी इस वाले पॉइंट पे आएगी E3 के ऊपर में। E3 देखिए ये पॉइंट हो गया हमारा, तो देखिए तो ये हो जाएगा E2। अब हुआ क्या सर, ये जो सप्लाई यहाँ से घट के इतनी हो जाएगी, देखो ये इस प्राइस इसके ऊपर क्या हो जाएगा, प्राइस आपका कम हो जाएगा, प्राइस क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस कम हो गया आपका। अब देखो प्राइस क्या हो गया, यहाँ पर बात करते हैं, प्राइस कम हो गया आपका। प्राइस कम होने की वजह से दो इफेक्ट पड़ेंगे सर, डिमांड आपकी इंक्रीज करेगी, और सप्लाई आपकी क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज होगी। देखिए सर डिमांड, देखो डी कर्व की बात करते हैं, तो पहले ये यहाँ था, तो यानी कि डिमांड आपकी इंक्रीज हो रही है कहाँ से सर, OQE से भरकर क्या हो जाएगी सर, ये OQ2 हो जाएगी, एंड सप्लाई क्या हो जाएगी, देखिए सप्लाई यहाँ पर है ना, तो सप्लाई हमारी OQ1 पे थी, OQ1 पे था, इससे क्या हो जाएगी, कम हो के OQ2 पे आ जाएगी। तो देखिए इस वाले पॉइंट पे हो गया ना, देखिए ये दिखा रहा है आपको सर, सप्लाई हमारी क्या, डिमांड हमारी ई से यहाँ शिफ्ट हो गई, और हमारी जो डिमांड थी वो क्या हो गई आपकी, घट गई थी। चलिए इसको मैं और बहुत डीप में जो है आपको एक नया फ्रेश पेज लेके वहां पर समझाता हूँ। देखिए क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ। देखिए ओके, अभी हमारा क्या है पॉइंट E सर, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और ये हमारी क्या हो गई, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गई, ठीक है। ये हो गया PE, और ये क्या हो गया हमारा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है। अभी क्या हुआ सर, ये S1 कर्व हो गया, ये S हो गया, और ये डिमांड, ओके। अब ये कहता है सर टैक्सेस कम हो गए आपके, टैक्सेस अल्टीमेटली कम हो गए, टैक्सेस कम हो गए, तो टैक्सेस कम होने की वजह से कॉस्ट कम हो गई, ओके। और कॉस्ट कम होने की वजह से आपका सप्लाई क्या हो जाएगी, वो सप्लाई आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए तो आपकी सप्लाई क्या हो गई, वो सर इंक्रीज हो गई, तो ये S1 कर्व बन गया, ओके। तो अब सेम प्राइस के ऊपर में जो हमारी, देखिए सेम प्राइस के ऊपर में जो करस्पॉन्डिंग सप्लाई होगी अभी फिलहाल के लिए, वो कितनी होगी आपकी, वो कितनी हो गई, ये देखिए ये हो गई ना। तो हम यहाँ से 9 पॉइंट खींच देते हैं सर, ये रहा। तो ये हो गया आपका करस्पॉन्डिंग सप्लाई कितनी हो गई सर, Q1 नाम दे दिया हमने इसको, ओके। अब लेकिन होगा क्या सर, यहाँ पर देखिए करस्पॉन्डिंग सप्लाई ये होगी ना, बट अब नया इक्विलिब्रियम हमको सेट करना है। क्यों, इक्विलिब्रियम कहाँ होता है सर, इक्विलिब्रियम कहाँ होता है हमारा, इक्विलिब्रियम हमारा होता है जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे की इक्वल होती है। इक्विलिब्रियम मैकेनिज्म तो यही कहता है ना कि सप्लाई एंड डिमांड एक दूसरे के इक्वल होगी, ठीक है। तो ये कहाँ पर हो रहा है सर, ये कहाँ, अरे एक मिनट मैं इसको पूरा रफ करके प्रॉपर बना देता हूँ। ये क्या आता है, इक्विलिब्रियम कहाँ होगा सर, क्वांटिटी सप्लाई इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांड, जहाँ पर ये पॉइंट होगा सर, ये पॉइंट हमारा यहाँ दिख रहा है देखिए E पे, ठीक है। तो इसको मैं E1 नाम दे देता हूँ, ये हो जाएगा E2, एंड ये पॉइंट हो जाएगा आपका E3। तो देखो अब क्या हो गया, सेल्फ मैकेनिज्म की वजह से इक्विलिब्रियम आपका यहाँ पर आ रहा है। तो सर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना, तो इसके ऊपर आपका देखिए क्या हो रहा है, प्राइस कितना है सर, इसके ऊपर प्राइस हमारा P1, तो प्राइस हमारा क्या हो गया, वो रिड्यूस हो गया। तो जब प्राइस रिड्यूस हो गया, तो सर प्राइस रिड्यूस होगा ना, तो इसके दो इंपैक्ट पड़ेंगे। जब प्राइस रिड्यूस होगा तो दो इंपैक्ट पड़ेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि डिमांड हमारी क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी, और लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि हमारी सप्लाई क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी, ओके। तो एक बार देख लेते हैं कर्व में कहाँ से क्या हो रहा है। देखिए सप्लाई की बात करते हैं, तो सर सप्लाई आपकी कितनी थी पहले सर, OQ था, ये देखो ये रही ना सप्लाई आपकी, यहाँ पर ये थी सप्लाई OQ1, तो सप्लाई OQ1 से घटकर कितनी हो जाएगी सर, देखिए इसको मैं इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए नीचे लाइन खींच देता हूँ, इसको मैं OQ2 कह देता हूँ। देखिए सप्लाई OQ1 थी ना, इससे घटकर कितनी हो जाएगी सर, OQ2 हो जाएगी, OQ2 हो जाएगी, ओके। अब डिमांड देखिए सर कितनी थी, डिमांड थी OQE थी, देखिए डिमांड कर्व पे कट कर रहा है, देखिए ये रही।
तो यहाँ पर था ना आपका, अभी क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा कहाँ पर, ये इंक्रीज होकर कहाँ हो जाएगा सर, ओ क्यू टू। देखिए दोनों में ओ क्यू टू पे आ रहा है, ओ क्यू टू पे आ रहा है आपका, देखिए ये हो गया ओ क्यू टू, ओ क्यू टू। तो देखिए ये कर्व हो रहा है ना आपका, ये आपको बॉक्स दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर बनता हुआ, देखिए ये होता है चेन इफेक्ट आपका, ये पूरा जो है ना चेन इफेक्ट को शो करता है। सो ये होता है आपका पूरा चेन इफेक्ट का कंसेप्ट हमने जो समझ लिया है। ओके, अभी क्या करते हैं, ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। ओके, इससे पहले का क्वेश्चन ये हो गया आपका, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। ओके, अब ये आते हैं क्वेश्चन नंबर किसके ऊपर, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13th। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंज्यूम टू कमोडिटी एक्स एंड वाई, एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू मार्जिनल अप्रोच, मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच, या मार्शलियन भी कह सकते हैं क्योंकि कंसेप्ट मार्शल ने दिया था। ओके, तो इसके लिए ना मैं इसमें क्या करूँगा, मेरी एक वीडियो आ रखी है, वीडियो क्या है आपका, मैं वीडियो का नाम इसमें बता देता हूँ, एक वीडियो है मेरी, उसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज़, टू कमोडिटीज़। वो वीडियो मैंने बना रखी है और वो वीडियो बहुत ही डिटेल्ड में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कंसेप्ट वहाँ पर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी। तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके आप चेक कर लीजिए, वहाँ पर ये कंसेप्ट मैंने अच्छे से समझाया हुआ है, और उस वीडियो का लिंक जो है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका, इतना कोई इशू नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्या कहता है। So, a chartered accountant, wow, start accounting services in the office owned by him। उसने क्या किया, उसका एक ऑफिस है उसने खरीदा हुआ है, उसमें क्या करता है वो अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट का बिजनेस स्टार्ट करता है। ओके, एंड बाय इन्वेस्टिंग हिज ओन सेविंग, अपना पैसा लगा के उसने बिजनेस स्टार्ट किया। ही एम्प्लॉयज असिस्टेंट फॉर दिस पर्पज, इस पर्पज के लिए उसने क्या लिया, असिस्टेंट लिया है आपका। ओके, उसने इस पर्पज के लिए उसने असिस्टेंट को हायर किया। व्हाट आर द एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट डायरेक्टली आइडेंटिफाई इन इट। ओके, देखिए सर इसमें दो कॉस्ट बताइए आपकी, दो कॉस्ट कौन सी होगी, एक तो होगी सर देखिए एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और सेकंड क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट। देखिए सर एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, जो हायर होती है, मतलब क्या करते हो बाहर से जिसको हम हायर करते हो ना, उसको हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। एंड जो इम्प्लिसिट होती है वो होती है ओन्ड रिसोर्सेज, ओन्ड, जो आप खुद के संसाधनों का या खुद के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हो, तो वो क्या हो जाती है आपकी ओन्ड कॉस्ट हो जाती है, और ये हायर होती है। इस वाले में आपको ना अल्टीमेट पेमेंट करते हो, पेमेंट इन्वॉल्व होती है इसमें, क्योंकि भाई बाहर से अगर किसी को बुलाओगे तो पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना, बट जब आप खुद के रिसोर्स का इस्तेमाल करते हो उसमें नो पेमेंट रिक्वायर्ड, क्योंकि जब आप खुद ही कोई काम करते हैं तो उसके बदले में खुद को तो थोड़ी ना पेमेंट लेते हैं, तो ये होता है इसके अंदर में। तो यहाँ पर देखिए अकाउंटेंट स्टार्ट अकाउंटिंग सर्विस इन द ऑफिस ओन्ड बाय हिम। देखिए जो ये ऑफिस हो गया, ये ऑफिस का जो खर्चा दिख रहा है ना यहाँ पर आपको, मैं इसको रेड पेन से मार्क करता हूँ, आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिए तो जो ये ऑफिस जो है, ये क्या किया उसने, ओन्ड बाय हिम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ऑफिस उसने खरीदा हुआ था, तो अपने खरीदी हुई बिल्डिंग के ऊपर ही उसने क्या कर दिया, बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ जो ऑफिस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका सर, इम्प्लिसिट हो जाएगा। ओके, बाय हिम एंड बाय इन्वेस्टिंग हिज ओन सेविंग, उसके बाद फिर सेविंग्स भी उसने खुद की लगाई है ना, क्योंकि जब सेविंग खुद की लगाई है तो उसको किसी भी तरह का इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। बट ये दोनों चीज़ अगर बाहर से हायर करता तो ऑफिस पे उसको रेंट पे करना पड़ता, सेविंग्स पे उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता लोन के ऊपर में, तो बट ये इसने दोनों अपने खुद के यूज़ किए हैं, तो इसको क्या कह सकते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट कह सकते हैं। उसके बाद फिर क्या किया उसने, ही एम्प्लॉयज असिस्टेंट फॉर दिस पर्पज। अब जो उसने असिस्टेंट हायर किया ना यहाँ पर, असिस्टेंट जो उसने असिस्टेंट हायर किया है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, असिस्टेंट जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो जाती है, क्योंकि उसने उसको क्या किया है, बाहर से हायर किया है, और इसके बदले में उसको क्या करना पड़ेगा, अब पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये होता है आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड ये होता है आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। ओके, ये हो गया हमारा। ओके, लास्ट क्वेश्चन है इसका, उसके बाद ही हमारा आज की जो है वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। ओके ओके, क्या कहता है ये सर, डिफाइंड बजट। ओके, डिफाइंड बजट लाइन, ओके, बजट लाइन, प्राइस लाइन, इंडिफरेंस कर्व, एंड आल्सो एक्सप्लेन व्हाई टू आर डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके ओके, सो क्या करते हैं, मैंने ना ये सारी दोनों चीज़ें हैं ना, इसको भी मैंने प्रॉपर जो है वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो प्लीज़ आप वहाँ जाके इसको जो है एक बार वीडियो में देख लीजिए, वहाँ पर मैंने आपको बहुत अच्छे से जो है वो प्रॉपर एक्सप्लेन किया है कि ये कॉन्वेक्स क्यों होता है, स्ट्रेट लाइन क्या है आपका, एंड बजट लाइन क्या होती है, और इंडिफरेंस कर्व भी क्या होता है। उस वीडियो का लिंक भी जो है मैं
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो प्लीज़ आप वहाँ जाके उनको क्या कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। और फिर हमारा जो है ये वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। अभी हमने क्या कर दिया, 2 साल के पेपर हमने देख लिए और हमने इसमें भी देखा कि कुछ ताकि कुछ अलग क्वेश्चंस भी थे। जैसे हम बात करें यहाँ पर एक दो क्वेश्चंस थे जो अलग थे, जैसे कि ये 14 चार्ट एंड अकाउंट वाला क्वेश्चन, सर ये बहुत अलग क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसको भी आप एक बार देख लीजिए कि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। एंड देन उसके अलावा एक क्वेश्चन वो दिखा था मुझे जो थोड़ा अलग था, वो कौन सा क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन था आपका इंक्रीज सप्लाई, सिंपल क्वेश्चन है आपका, ये तो हो जाएगा आपका। ओके ये भी हो जाएगा। एंड और कोई क्वेश्चन था इसमें, नहीं बाकी तो और कोई क्वेश्चन इतना था नहीं। बाकी एक क्वेश्चन था जो हमको लगा थोड़ा सा अलग था। ठीक है, चलो हमने अब ये भी कर लिया है। अभी क्या करेंगे, अभी हम अब इसी की ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे हम। अभी मैं आपको बता दूंगा जब इसके लास्ट में जो है वो पता चल जाएगा, लास्ट में जब मैं एक पेज ऐड कर दूंगा इसकी वीडियो के लास्ट में, जिससे कि आपको टाइम और टॉपिक पता चल जाएंगे कि कौन सी वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं इस वीडियो में, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।